नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने सामान्य विज्ञान के तहत या ये कह लो कि जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली बुक है उसको हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो आपका आज जो चैप्टर होगा ये वर्गीकी हो। तो देखो वर्गीकी का भी मैंने आपको देखो पार्ट जो है ये एक आपका अपलोड हो चुका है जिसमें आपको मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया था। और आज ये आपका वर्गीकी को ही लेकर आपका पार्ट नंबर 2 होगा। और इसके तहत देखेंगे हम इसके क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन जो पिछले 20 से 25 सालों में आयोग द्वारा पूछे गए हैं वो किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। अब देखो यहाँ से बहुत ही ज्यादा ट्रिकी सवाल होते हैं। कुछ चीजें तो आपको यहाँ पर रटनी ही पड़ती हैं क्योंकि कुछ बिना रटे बात नहीं बनती और कुछ चीजों को यहाँ पर समझना पड़ता है। और वो मैंने आपको कुछ पीछे बताया भी था कि क्या रटना है आपको और क्या कॉन्सेप्ट की तरह आपको समझना है। और यदि आपने पीछे का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले प्लीज पहले उसे जरूर देख लेना। उसी के बाद में ही आपको क्लियरिटी आएगी कि हाँ किस प्रकार से हम इसे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका वीडियो यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं आयोग के सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे पहले इसका। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए हुए और पहचाने हुए जीवों की सबसे अधिक संख्या है। तो सबसे अधिक इस प्रकार के जीव जो मिलते हैं वो कीट मिलते हैं। सबसे अधिक कीटों की संख्या आपको इस संसार में देखने को मिलेगी। आंसर आपका सी होगा। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या में कीट ही हैं। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं और कुल ज्ञात जातियां जो है वो 15 लाख से अधिक हैं। और सर्वाधिक जातियां 10 लाख से भी अधिक मिलती हैं देखने को। वो कि इन 15 लाख में भी किसकी हैं? देखो 10 लाख जातियां जो हैं वो कीटों की हैं। और जंतु जल, स्थल और वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं ये। और पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कहता है कि कथन एक है उसका कारण दूसरा दिया है। अब देखो इसमें अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, ये आपका ठीक है बिल्कुल। हाँ अमीबा जो है वो विभंजन की प्रक्रिया द्वारा ही जनन करता है। और अमीबा कैसा होता है? ये एक कोशिकीय होता है और अलैंगिक विधियों से जनन करता है। तो आंसर इसका क्या है? आंसर इसका बनेगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही स्पष्टीकरण भी देता है। अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। और तथा सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा ही जनन करते हैं। इस लाइन को जरा ध्यान रखना कि सभी एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अलैंगिक विधि द्वारा ही जनन करते हैं। नेक्स्ट। गर्म रुधिर वाले जंतुएं वे होते हैं जो अपने शरीर के ताप क्रम को प्राय हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। आंसर इसका सी होगा। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? देखो पक्षी, स्तनधारी। और जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य आते हैं, उभयचर आते हैं, सरीसृप आते हैं, इत्यादि जंतु आते हैं इसमें। इन जिनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है? अब देखो कौन सा सही नहीं है। सभी इकोनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं? नहीं, सभी इकोडर्मक सजीव प्रजम नहीं होते। ये आप ध्यान रखना। इसका मतलब पहला ही इसका आंसर मिल जाए। आगे चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको। जैसे गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ये ठीक है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, ये भी ठीक है। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार आंसर ए लगे। इकोनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले एक पंचतीय अरीय सममिति वाले ड्यूटेरोस्टोमी यूसिलेमेट और यूमेटाजोआ होते हैं जिनकी डिंबक अवस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है तथा सभी इकोनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते। ये ध्यान रखना है। कौन मछली नहीं है? पीछे मैंने आपको मछलियों के वास्तविक मछली कौन है, अवास्तविक मछली कौन है, ये मैंने आपको सब बताया था। इसका मतलब यदि आप देखें सॉफिश एक मछली है, गिटार फिश भी मछली है, पाइप फिश भी मछली है, स्टार फिश एक मछली नहीं है। ये आप ध्यान रखना। तो क्या है फिर ये? देखो कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये मछलियां नहीं है। जैसे जेलीफिश एक मछली नहीं है, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हैंग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश, ये मछली नहीं है। मछली की के नाम से मिलते जुलते हैं लेकिन ये मछली वास्तव में नहीं होती। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन अर्थात वास्तविक मछली है? देखो वास्तविक मछली कौन है? रजत मीन। रजत मीन में वास्तविक मछली नहीं है। जेली फिश भी नहीं है, क्रे फिश भी नहीं है, कैट फिश। कैट फिश एक आपकी
कहने के लिए ये क्या होगा कि एक वास्तविक मछली है। अब देखो, जो इस तरह के सवाल होते हैं ना, इस तरह के सवालों का कोई कॉन्सेप्ट खासा नहीं होता, केवल आपको रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बनता आपके पास। रजतमीन एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश एक कशेरुकी जंतु नहीं है, यह मछली की श्रेणी में नहीं आता। कैटफिश एक वास्तविक मीन या मछली है। कौन वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक मछली कौन सी है? देखो, तो वास्तविक मछली स्टारफिश नहीं है, पीछे बताया, हैगफिश भी नहीं है, जेलीफिश भी नहीं है। समुद्री घोड़ा, जो समुद्री घोड़ा है वो एक वास्तविक मछली है। सितारा मछली सितारानुमा इकोनोड्रमा श्रेणी की एक जंतु है। जेलीफिश अरीलिया को कहते हैं, जो कि संघ सिलेंट्रेट के एक जंतु है। हैंगफिश साइक्लोस्टोमेटा एक समूह का जंतु है, इनमें जबड़ों का अभाव होता है, यह भी वास्तविक मछली नहीं है। और समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो एक वास्तविक अस्थिल मीन है या मछली है। निम्न में से कौन एक मछली है? अब फिर से तो वो कौन एक मछली है? वो समुद्री कुक्कुर, ये एक मछली नहीं है। समुद्री गाय भी एक मछली नहीं है। कौन है? समुद्री घोड़ा। पीछे भी देखा था तो समुद्री घोड़ा एक मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो है व्हेल। आंसर आपका ये होगा ए। इसे आप ब्लू व्हेल भी कह सकते हैं। तो ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक और वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? देखो, व्हेल जो है वो स्तनधारी अर्थात स्तनपायी प्राणी होता है। बी आंसर होगा इसका। कौन सा स्तनपायी प्राणी है? तो अभी आपको बताया कि व्हेल जो है एक स्तनपायी प्राणी है। डी आंसर। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो दांत वाली विशालतम है जो स्पर्म व्हेल होती है। इसके मतलब कहने का मतलब ये, जो ऐसी व्हेल जिसके दांत हैं वो सबसे बड़ी है, कौन? वो स्पर्म व्हेल होती है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी भी हो सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? सीधे बच्चे नहीं देता। देखो, बच्चे कौन अंडे देता है, बच्चे नहीं देता? तो एक्टिडिना। ये एक्टिडिना जो है ये अंडे देता है, बच्चे नहीं देता। इसका मतलब सेही भी, कंगारू भी और व्हेल भी, तीनों के तीनों बच्चे देते हैं। ये आपका एक्टिडिना में प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है। उड़ने वाला स्तनपायी है, तो उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? देखो, जगुआर ये नहीं है, पेलिकन नहीं है, शुतुरमुर्ग नहीं है, या भली बात जानते हैं चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनपायी है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। ये एकमात्र निशाचर का मतलब क्या होता है? निशाचर होता है जो रात्रि में चलता है। रात्रि में चलने वाले को निशाचर कहते हैं। इसका मतलब जो है चमगादड़ जो है वो रात्रि में चलती है। एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है। यह पंख का निर्माण भी करती है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा एक पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो जो उड़ने वाले वर्ग हैं तो पक्षी वर्ग में कौन नहीं आता? चमगादड़ नहीं आता। चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणियों में आता है। आंसर आपका ए होगा। जंतुओं पर विचार करना है और कौन सा स्तनधारी है ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखो, कौन सा इनमें स्तनधारी है। अब इनमें स्तनधारी की बात करें तो देखो, समुद्री गाय एक स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक स्तनधारी नहीं है, वो मीन है। समुद्री एक क्या है? एक मछली है। इसका मतलब जहां दो है उसे तो हटा ही दो। और समुद्री समुद्री सिंह भी जो है वो एक जंतु है, तो इसका मतलब एक और तीन लगेगा। कोई एक और तीन जो स्तनधारी होंगे वो बी आंसर होगा इस प्रकार आपका। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुक मछली है। और समुद्री सिंह भी एक प्रकार का स्तनधारी है। नेक्स्ट, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे? तो डॉल्फिन किस वर्ग में आते हैं? डॉल्फिन आते हैं स्तनधारी वर्ग में। आंसर आपका डी होगा। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमिलिया के गण सिस्टेशिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है। इनके मादा में चुचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित भी किया गया है। नेक्स्ट, सील किस जाति का है? तो ये जो है ये पूछ रहा है कि सील जो है किस जाति का है। देखो, सील जो है ना तो मछली में आता, ना सरीसृप, ना पक्षी वर्ग, वो स्तनधारी वर्ग में आता है। डी आंसर होगा। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फिलिपर्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, निशंस प्राणी कौन सा है? तो निशंस प्राणी है ओटर। सी आंसर होगा।
ऊदबिलाव या ओटर एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर पलवर शरीर में ताप रोधक का कार्य करता है। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार करना है और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों के द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभोग अंगों की रक्षा करते हैं। अब आपने देखा जो होगा जैसे पेंगोलिन। पेंगोलिन भी क्या है एक तरीके का। पेंगोलिन भी खतरे को जानने पर अपने आप को सिकोड़ लेता है या एक तरीके से गेंद की तरह हो जाता है। तो आंसर देखो इसमें तीन तो आएगा ही आएगा, तो जहां जहां तीन है वहां देख लो। एक और ए और बी को तो यहाँ से हटा ही दो। अब आगे बढ़ो। तो जहाक जो हैजॉक जो है वो भी ऐसा ही काम करता है कुछ, तो इसका मतलब एक और तीन लगेगा, डी आंसर होगा इसका। जहाक छोटे स्तनधारी कशेरुक होते हैं, ये जब डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं, जिससे इनकी त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ये अपनी रक्षा कर सके। पेंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से ही करते हैं। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया वे होते हैं जो जल और थल दोनों में चलते हैं। ऐसा कौन सा, देखो जल और थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को ही एम्फीबिया में आपका मेंढक आता है, आपका कछुआ आता है। ये सब क्या एम्फीबियन ही है। एम्फीबिया उभयचर वर्ग के अंतर्गत जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है, जो असमतापी होते हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेंढक है, टोड है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा मनुष्य के अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। तो ये है आपका जानने की इच्छा प्रकट करना। तो आंसर इसका ए होगा। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गुण चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमता होती है। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500 है क्यूबिक सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन एक कपी नहीं है। तो वो कपी मैंने पीछे ही बताया था, कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं कि लंगूर जो है वो कपी की श्रेणी में नहीं आता, ये वानर की श्रेणी में आता है। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, सी। कपी प्राणी जगत में होमोनियोइड महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो शाखाएं, एक तो होता है हीन कपी, ये छोटे होते हैं जैसे गिबन, और एक होता है महाकपि, ये बड़े आकार के होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और लंगूर कपी वर्ग में नहीं, वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है, तो मानव सदृश लघुत्तम कपि है गिबन। आंसर आपका ए होगा। नील गाय किस कुल की है, तो हिरण की कुल की आती है नील गाय, डी आंसर होगा इसका। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मिरग प्रजाति है। मिरग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगारों के समान नील गाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते। तो जंतु, अब देखो हिरण में तो पाए जाते हैं, जेब्रा में भी पाए जाते हैं, घोड़ा। गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते, बी आंसर होगा इसका। तो फिर क्या पाया जाता है इसमें, देखो गीदड़ को छोड़कर सशेष खुर वाले पशु है। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम जो है वो कैनियस आरियस है। और गीदड़ों के पैर नाखून युक्त होते हैं, ना कि पंजेदार। नेक्स्ट, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलास्क है, डी आंसर होगा इसका। ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। यह एक सिफलोपोड मोलास्क है जिसमें 8 मुख्य भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है वो है स्क्विड। आंसर आपका बी होगा इसका। कोलोसिल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर लंबा हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीव निस्पंदी भोजी अर्थात फिल्टर फीडर है। आपको ये है आपका, इसमें असलक मीन ये नहीं है, अष्टभुज भी नहीं है, सीप ऑयस्टर बोलते हैं, सीप इसका आंसर होगा। निश्चय निस्यंदक भोजी अर्थात फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रभावित करते हुए प्राप्त होते हैं। उल्लेखनीय है कि सीप निस्संदेह भोजी जीव का एक प्रमुख उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। तो कौन सा नहीं, केकड़ा। केकड़ा ये अलग है, और जबकि ये जो है बिच्छू, बैरुथी और जो आपका मकड़ी है, ये एकेटीना परिवार से संबंधित है। तो केकड़ा वर्ग में आता है मोलस्कैस्टर, और जबकि बिरूथी, बिच्छू और मकड़ी जो है वो एरेकेटिना वर्ग में आते हैं। कड़कनाथ एक किसकी किस्म है, तो कड़कनाथ जो है एक मुर्गे की किस्म है। आंसर आपका सी होगा। ये मध्य प्रदेश में बहुतायत में मिलता है देखने को।
कड़कनाथ मुर्गा एक किस्म है मध्य प्रदेश के झाबुआ में। मूल में कड़कनाथ मुर्गे को स्थानीय भाषा में काली मासी कहा जाता है। इसकी त्वचा और पंख से लेकर मांस तक का रंग काला ही होता है। नेक्स्ट, व्हाइट लेग हॉर्न किसे किस्म है? तो व्हाइट लेग हॉर्न की जो किस्म है वो एक तरीके से आपकी कुक्कुट अर्थात मुर्गों की है। सी आंसर होगा। टिक और माइट वास्तव में होते हैं। तो टिक और माइट जो है वास्तव में ये मकड़ी वंशी होते हैं अर्थात मकड़ी के परिवार से संबंधित होते हैं। टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो एरीने गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधियुक्त होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टिक कशेरुक जीवों में बाह्य परजीवी होते हैं जबकि माइटस परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। नेक्स्ट, जुगनू। जुगनू किस संघ में आता है? देखो जुगनू एक कीट है, कीट वर्ग में आता है। और ये चमकता है किसकी वजह से? ये एंजाइम की वजह से चमकता है। जुगनू खगोल कीट एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्तिमान उत्पन्न करने के लिए अपनी संगी को आकर्षित करते हैं तथा या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू में जो चमक होती है वो ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण होती है। और निम्न में से कौन एक कीट नहीं है? देखो कौन सा एक कीट नहीं है? तो देखो खटमल एक कीट है, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर मकड़ी एक कीट में नहीं आती। ये कीट वर्ग का नहीं है। ये जो मकड़ी है ये आपका एरेकिनिडा वर्ग में आती है। और क्रम एरेनी एक जंतु है जो उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव में जाला बनाती है। सभी मकड़ियां परभक्षी होती हैं। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि इनमें 8 पाद होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कीट नहीं है? पीछे बताया था कि मकड़ी एक कीट नहीं है, तो डी आंसर आपका। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती हैं। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? तो मकड़ी एक कीट नहीं है। तितली, मच्छर, तिलचट्टा ये कीट है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? देखो जो तिलचट्टा होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे का खून खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में उपस्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या सफेद रंग का होता है। चींटियां काटती हैं तो छेपित करती हैं, तो छेपित करती हैं वो फॉर्मिक अम्ल। इसी के कारण क्या होता है? शरीर में दर्द होता है। चींटी काटे चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। Next. मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशा क्या कहलाता है? देखो जो मकड़ियां उत्पादित रेशा करती हैं उसे गैसामर रेशम कहते हैं या गोसामर रेशम कहा जाता है। बी आंसर होगा इसका। रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है। मधुमक्खियां, तितली, मकड़ियां इसका उत्पादन करती हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गौसामर रेशम कहा जाता है और अन्य रेशम जो है वो मलबरी रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम इत्यादि है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशा कहलाता है तो गौसामर रेशा कहलाता है। ऊपर भी आपने इसका आंसर देखा। निम्नलिखित पर विचार करना है और पूछ रहा है कि कौन सा निम्न में से सही है। देखो फीता कृमि उभयलिंगी होता है, ये ठीक है। गोल कृमि अलग अलग लिंग के सेक्स होते हैं, ये भी ठीक है। फाइलेरिया सूत्र कृमि होता है, ये भी ठीक है। गिनी कृमि एनेलिडा है, ये नहीं है। इसका मतलब 1, 2 और 3 लगेंगे। बी आंसर होगा इसका। अब कहता है देखो गिनी कृमि एक सूत्र कृमि है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस है। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, इयोसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर के में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रुप में जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? अब रात्रिचर कौन है? देखो चमगादड़, उल्लू, मच्छर ये क्या है? सब आपके रात्रिचर है। बी आंसर होगा इसका। रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। किंतु जंतुओं में प्राय श्रवण घ्राणेन्द्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। इस प्रकार जो है आपके मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी जंतु जो है वो रात्रिचर है।
अब कहता है कथनों पर विचार करना है, मच्छरों के बारे में विचार करना है, और कहता है इनमें से कौन सा सही होगा। अब देखो कौन सा सही है। केवल नर रक्त चूसते हैं, नहीं मादा चूसती है, तो इसका मतलब दो तो बनेगा आपका, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधे का रस चूसती है, नहीं, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये ठीक है, 2 और 5 सही है आपका, इस प्रकार आंसर डी होगा। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकों, पक्षियों एवं स्तनियों का रुधिर चूसती है और बाह्य परजीवी के रूप में होती है। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूसती है। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़े होते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर सकते हैं। तो ऊंट है। ऊंट आपका ऐसा प्राणी है जो जल का संग्रहण कर लेता है। ऊंट को रेगिस्तानी जहाज कहा गया क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं, श्वसन की लय अधिक धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर संग्रह अपनी आंत्र में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। अब देखो ऊंटी ऐसा एक जानवर है, तो बी आंसर होगा इसका। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण, एक सेकंड जरा, मैंने क्या कुछ गलत कर दिया इसमें, नहीं। अब देखो ये कह रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक, नहीं देखो ये ऊंट रह सकता है, लेकिन सबसे लंबी अवधि तक कंगारू चूहा रहेगा, डी आंसर होगा इसका। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्राय ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें यह अनुकूलित उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना एवं कार्यप्रणाली के कारण होता है। Next, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है कंगारू चूहा, ए आंसर होगा इसका। सर्पों की विष ग्रंथियां समांग होती हैं, तो सर्पों की विष ग्रंथियां जो होती हैं वो कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं, डी आंसर होगा इसका। सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुक प्राणियों के लार ग्रंथियों के समांग होती हैं। सांप का विष वास्तव में उसकी लार की ही परिष्कृत रूप होता है। नेक्स्ट है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं किसके, वो जो रूपांतरित रूप होते हैं वो जंभिका दंत के रूपांतरित रूप होते हैं, डी आंसर होगा। विषैले सांपों के ऊपर जबड़े की मैक्सिमल हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। ये मैक्सिलरी दंत अर्थात जंभिका दंत ऊपरी जबड़े में स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, तो चट्टानों पर जो पादप उगते हैं उन्हें सैलोद्भिद कहते हैं। सैल का मतलब भी क्या होता है, पत्थर अर्थात चट्टान से। निम्नलिखित में से कौन एक कीटहारी पादप है। तो कीटहारी जो पादप है, जो कीटहारी का मतलब होता है जो कीटों का भक्षण करता है, उसे बोलते हैं घटकरपंडी। इस घटपंडी में क्या होता है कि ये ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है और अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। नेक्स्ट। घटपंडी एक पौधा शिकार पकड़ने की बनावट के कारण मांस भक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपंडी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव में मर जाते हैं। नेक्स्ट। घटपंडी निम्नलिखित में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो ये जो है आपका, ये हो जाता है पत्ता में। ये अपने पत्ते को जो होता है इस तरीके से बांध और इस पर एक ढक्कन से लग जाता है, कुछ समय के लिए खुलता है। जैसे ही इसमें कीट प्रवेश करते हैं ये ढक्कन बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इसमें तरल पदार्थ होता है, इसी में डूबकर जो होते हैं कीट मर जाते हैं। जिस प्रकार ये अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है। घटपंडी कीट भक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अल्प अम्लीय मृदा में उगते हैं, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्ण पलक कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक दिया जाता है और पाचक एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपंड द्वारा कर लिया जाता है। नेक्स्ट। इनमें से कौन एक सही रूप से सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखो यीस्ट किण्वन द्वारा होता है, ठीक है। कैसीन दुग्ध प्रोटीन होती है, ये भी एलोवेरा आवर्ती बीजी। घटपर्णी जो है परजीवी आवर्ती बीजी नहीं होते, डी आंसर होगा इसका। तो घटपिंडी या नेपेंथीस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम प्राय ऐसे स्थानों पर उगता है जहां मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखो इसमें कौन सा, देखो अमरबेल तना परजीवी है, ठीक है। चंदन जल परजीवी, ये भी। आर्किड अधिपादप है, ये भी ठीक है। घटपंडी जो है वह जलोद्भिद नहीं है, जल में नहीं रहता। ये ऐसे स्थानों पर उगता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो घटपंडी नेपथीज कुल का कीट भक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतः शाक होते हैं, दलदली या अधिक नमी स्थानों पर उगते हैं। जलोद्भिद आश्रित अंशतः
पूर्णतः जल निगुण से पौधे से है। इसका इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होता है। नेक्स्ट, नेपंथीस खासियाना अर्थात कठपर्णी नामक दुर्लभ एक अपातीय पौधा पाया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो मेघालय के क्षेत्र में पाया जाता है। मेघालय वाले राज्य में जो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां उनके क्षेत्र में पाया जाता है। नेपंथीन घासियाना भारत में मेघालय राज्य की गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों में क्षेत्र में पाया जाता है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? देखो पौधे के जो होता है हल्दी जो होती है वो तने भाग से प्राप्त होती है। डी आंसर हो। तो पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा प्रकंद है जो कि अंत भौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का एक पौधा प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कुकुर लौंगा तथा यह कुल जिंजीबेरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्ण कटिबंधीय दक्षिण एशिया है जिसका उपयोग औषधि मसालों तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। हल्दी पौधे का खाने लायक जो भाग होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है प्रकंद। बी आंसर होगा इसका। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। तो फलों का प्रकार में लीची को रखा जाता है ड्रूप में। ए आंसर होगा। तो लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है जो यह सौपाबेरा परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। जो ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर सख्ती गुठली पाई जाती है। और देखो सबसे ज्यादा जो लीची पाई जाती है या भारत में लीची उगाई जाती है वो बिहार में। और बिहार की लीची या मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग भी मिला हुआ है। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो रूपांतरित जड़ का रूप है शकरकंद। बी आंसर होगा इसका। शकरकंद काबुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सुपुष्प पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ों की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है। ये जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? देखो ये जो अंग तना नहीं है ये है आपका शकरकंद। डी आंसर होगा इसका। गन्ना आलू अदरक तने का रूपांतरण है अर्थात इनका संग्रह अंग तना है जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ यह मूलांकुर से विकसित होता है। निम्न में से कौन सा एक तना है? तो तना जो है वो एक अदरक है। बी आंसर होगा इसका। अदरक तने का रूपांतरित रूप है अर्थात इनका संग्रह अंग तना होता है जबकि सलजम गाजर शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं। क्योंकि क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। बी आंसर होगा इसका। नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में संरचनाएं पाई जाती हैं अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है जड़ नहीं। सुमिलित करना है। तो देखो कैसे सुमिलित करेंगे? जैसे मैं आपसे कह दूं प्रकंद, प्रकंद जो होता है वो अदरक होता है। और यदि आपसे कहा जाए कि स्तंभ कंद, तो स्तंभ कंद जो बनेगा वो आपका बनेगा स्तंभ कंद जो होता है वो आलू। और उसी प्रकार जो सल्क कंद होता है वो लहसुन होता है। और घनकंद जो बनेगा एक ही वजह जिमीकंद होगा। इस प्रकार आप आंसर मैच कराओ इसका। देखो ए का तो 3 और बी का आपका 4, ए का 3 बी का 4 और सी का 1, ए का 3 बी का 4 और सी का आपका 1। इस प्रकार सी ही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे प्रकंद अदरक होती है, स्तंभकंद आलू होता है, सल्ककंद लहसुन होता है, घनकंद जिमीकंद और सूरन होता है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो रूपांतरित स्तंभ जो है वो आलू है। डी आंसर होगा। आलू एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है जिनमें भोजन का संचयन हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थों के रूप में विकसित होता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। आलू है एक, तो आलू क्या है? आलू है एक कंद। सी आंसर होगा इसका। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं। ये भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों से के फूलने से इनका विकास होता है। कंदों के पार्श्व भागों तथा शिखर कलिकाएं पाई जाती हैं। आलू की आंखें पर्व संधियों को प्रदर्शित करती हैं जिनसे नए पौधे का विकास होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कवक की उच्चतर श्रेणी पादपों की जड़ों के बीच में उपयोगी प्रकार्य कार्य सहचर्य है? तो वो ये है आपकी कवक मूल। डी आंसर होगा इसका। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकारीय सहचर है जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, माइकोराइज्मा एक सहजीवी संबंध है। तो माइकोराइज्मा सहजीवी संबंध है किसके साथ? वो है आपका कवक और पौधों के मध्य का। सी आंसर लगेगा इसका। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो फलीदार पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं एक तरीके से देखा जाए तो सहजीवी। जैसे राइजोबम, वो भी तो एक सहजीवी है।
फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं, जहां एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। मटर का पौधा है, तो मटर का पौधा क्या है? एक शाक है, झाड़ी टाइप का होता है। मटर का पौधा एक द्विबीजी पत्रीय शाकीय एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं और यह कुल लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो 150 से प्लस है। 70 सवाल मैंने आपके इसमें करा दिए। तो इसके जो अगले जो आपके 71 से सवाल मैं आगे कराऊंगा वो आपको पार्ट नंबर आपके 3 में कराऊंगा और पार्ट 3 के अंतर्गत ही से हम समाप्त कर देंगे। अब देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो लेक्चर की पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया है, टेलीग्राम का लिंक, और वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको जो हिस्ट्री मैंने कंप्लीट आपको यूट्यूब पर पढ़ाई है, पॉलिटी पढ़ा दी, हिंदी पढ़ा दी, इनमें से किसी के भी नोट्स आपको चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, और मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।